और आप सभी का स्वागत है। जय जोहर। साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि हमने एक 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा है एक फेसबुक पर। जो भगवती भील जी है वो हमारे साथ में जुड़ी आज। हमारे लिए खुशी की बात है कि जिनका मैंने आर्टिकल पढ़ा उनको अपने साथ में जोड़ लिया आज। तो उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी भगवती भील जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल बहन जी। जय जोहर। जय जोहार, सत श्री अकाल। आपको मेरी ओर से और मेरे परिवार और हमारे आदिवासी परिवार की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत जोहार कि आपने मुझे आपके चैनल पे आने का मौका दिया, मेरे लेख को इतनी सराहना दी उसके लिए। जी, जैसे आपने जो आर्टिकल लिखा था मैंने सुबह पढ़ा, उसमें हमारे लोगों ने सुना भी है, देखा भी है उसको, तो आप इसके बारे में बताइए। आर्टिकल आपको आपने क्यों लिखा ऐसा है, इसके पीछे क्या कारण समझते हो? बेसिकली उसको लिखने के पीछे मोटिव ये था कि वो सारी चीज़ें मैंने अपनी आँखों से और अपने जीवन के अनुभव से मैंने महसूस किया कि वाकई में ऐसी चीज़ें हो रही है हमारे सामने। प्रत्यक्ष रूप से जो आदर्शवाद है वो वास्तविक रूप में नहीं है। हर दिन हमारे देश में ऐसी सी घटनाएं न्यूज़पेपर में छपती है जिनको पढ़ने के बाद मन थोड़ा सा सहम सा जाता है। तो उन चीज़ों को देख के जो दुख मेरे मन में था, तो मैंने सोचा कि उसको किसी तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे उसे लिखा। और वास्तविकता है वो इंडिया की, ऐसा ही इंडिया में हो रहा है। जी नहीं, हमने जो आर्टिकल पढ़ा वो उसमें हम समझते हैं कि हमने भी देखा इसमें और महसूस भी किया है कि उसमें जो हकीकत लिखी है आपने, इसमें कोई एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं लिखा जो गलत है, बिल्कुल सही लिखा था। तो इसमें हमें आप बताएं कि जैसे आप भील समाज से हो, तो भील और आदिवासी ये अलग अलग होते हैं या मतलब एक ही होते हैं? आदिवासी अपने आप में एक धर्म है, उस धर्म के अंदर भील एक समुदाय है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में जो जनजाति है, सबसे ज़्यादा संख्या में जो आदिवासी समुदाय है वो भील समुदाय है। भील भील के बारे में अगर हम जानना चाहें या भील का इतिहास कहें, तो ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहे उन लोगों का डीएनए प्रेजेंट के जो भील कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिलता है। आपने सुना होगा राखी गढ़ी में एक कंकाल मिला था, उस कंकाल का डीएनए भील समुदाय के डीएनए से मिलता है। तो भीलों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। जी। और वर्तमान में इंडिया की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो आदिवासी धर्म के अंदर भील समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है। और ये भील अभी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सर्वाधिक निवास करते हैं। जी। तो इसमें थोड़ा हमें बताएं इसकी जानकारी। जैसे आप जनगणना की बात की आपने, जनगणना के भील समाज की जनगणना कभी होती नहीं है कि इसमें इसके बारे में क्या ख्याल आपका? जी, जब फर्स्ट टाइम जनगणना स्टार्ट हुई थी उस टाइम से लगा करके 1956 और 61 की जनगणना से पहले आदिवासी समुदाय की जनगणना अलग से होती थी, उनका एक अलग से कोड था। लेकिन आज़ाद भारत में आदिवासियों को जो अन्य समुदाय है, अन्य रिलीजन है जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तो हमारी पॉपुलेशन को उनमें काउंट कर दिया गया और हमारा जो अलग से कोड था उसको हटा दिया गया। और अभी वर्तमान में भी भारत के सभी आदिवासी समुदाय की एक मांग है कि 2021 की जनगणना में हमें एक अलग से धर्म कोड दिया जाए जिसमें हम आदिवासियों की गिनती कर सके और ये जान सके कि आखिर इंडिया में प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में आखिर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। जी, जैसे मतलब पूरे भारत में अब ये पुलिस का रवैया है आम लोगों के लिए वो गलत है, तो भील समाज के लिए पुलिस का रवैया कैसा है? क्योंकि पुलिस जो है झूठे लोगों को फंसा देती है और बहुत सारे इसमें जो है झूठों को जेल में काटनी पड़ती है। तो भील समाज के लिए पुलिस का रवैया कैसा है?
भील समाज के लिए पुलिस का रवैया तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। जैसा कि हमारे लिए संविधान में भी अलग से प्रावधान है, 5वीं अनुसूची, पैसा एक्ट और 6ठी अनुसूची, इन सब के तहत ये होता है कि आदिवासी समुदाय में, मैं पर्टिकुलर भील पे बात नहीं करना चाहूँगी, मैं पूरे आदिवासी समुदाय पे बात करना चाहूँगी, चाहे वो गोंड हो, चाहे वो असम त्रिपुरा के हो, सबके साथ एक भेदभावपूर्ण नीतियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पे उन नीतियों को लागू करने की कोशिश की जाती है। यहाँ का जो प्रशासन है, इंडिया का जो पुलिस प्रशासन है, वो ये बात जानती ही नहीं है कि आदिवासी समुदाय पे लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। उनकी जो रूढ़िगत ग्राम सभा होती है, उनमें जो निर्धारित बात होती है या निर्धारित कानून होते हैं, वही चीज़ें लागू होती है। पुलिस की कोई भी चीज़ें आदिवासी समुदाय पे लागू नहीं होती है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो इस बात को नज़रअंदाज करके अपनी चीज़ें, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ कोई केस हो जाता है आदिवासी समुदाय के लोगों से, तो ऐसा होता है कि पुलिस वाले उनको धोखे में रख के केस रजिस्टर करने का नाटक करते हैं। वो पुलिस वाले दोनों समुदाय से पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविक रूप में कानून ये कहता है कि आदिवासियों का कोई भी मामले से पुलिस का कोई लेना देना है ही नहीं और होगा भी नहीं। लेकिन जैसे आज के वर्तमान में आदिवासी समुदाय का 80% भी लोग साक्षर नहीं है, उन्हें कानून का, संविधान का नॉलेज नहीं है, तो वो लोग कोई मामला हो जाता है तो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाती है और दोनों पक्ष से, चाहे वो अगेंस्ट में हो या फेवर में हो, दोनों पक्ष से वो किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियली उनको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस का रवैया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कई सपोर्ट की डिमांड करते हैं तो भी नहीं, किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग पहले जैसे जंगलों में रहते थे और जैसे जंगली थे, प्रेजेंट में भी वो जंगली ही है, उन्हें सही गलत की समझ नहीं है। इस चीज़ को वो सारे आदिवासी समुदाय पे लागू करने की कोशिश करते हैं। जी, ये केवल भील समाज के लिए नहीं, पूरे देश के अंदर हाहाकार ऐसे मचा पड़ा है कि ये लोग जो है ना, पुलिस वाले इतने निकम्मे हो चुके हैं। 99% इतने मतलब गरीबों को दबाना चाहते हैं और अमीरों की चापलूसी करना चाहते हैं। हम देखते हैं इनको, कोई बात नहीं। तो इसमें हमें और बताएं कि भील समाज के लिए, जो जैसे आप भील समाज से हो, इसमें कितने % पढ़े लिखे बच्चे हैं और कितने इसमें अनपढ़ रह गए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें, ताकि हम और आने वाले साथियों हम बताना चाहते हैं आने वाले वक्त में हम एक भील समाज से भी एक इनका इतिहास जो है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे आने वाले वक्त में। तो ये हम इनके साथ में जो इनको जोड़ेंगे, साथ में लगातार हमारे साथ में काम करेंगे। जिसके बारे में बताएं थोड़ा सा कि आप जो है इसमें कितने % आप पढ़े लिखे समझते हो, इसमें कितने अनपढ़ रह जाते हैं और कितने मतलब बीच में कामयाब नहीं हो पाते, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। जी, एक्चुअल रीज़न तो ये है कि जैसे आज़ादी से पहले तो ST SC और OBC के लोगों के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान था ही नहीं जी। और वो आज़ादी के बाद शिक्षा का जो अधिकार मिला, जैसे बाबा साहब ने संविधान में ST SC OBC वर्ग के लिए शिक्षा के नए नए प्रावधान किए, अधिकारों को शामिल किया, तो उसके बाद लोगों ने थोड़ा बहुत शिक्षा को समझा। और उसके तुरंत बाद संविधान लागू होने के कुछ ही साल बाद आपने देखा होगा कि भारत में जो आदिवासी समुदाय का जनसंख्या कोड था, वो जनगणना वाला, उसको हटा दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में हमारी जनगणना कहीं जगह पे हिंदुओं में होती है, कई मुसलमानों में होती है, तो कहीं सिख, ईसाई और जैन में होती है। तो अभी जैसे आपने कहा कि आपके समुदाय में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये जानना, बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारी जनगणना ही ढंग से नहीं हो पा रही है। तो वो जब मेन जनगणना है, धार्मिक जो जनगणना है, समुदाय वाइज जो जनगणना है, उसमें ही हमारी काउंटिंग ढंग से नहीं हो पा रही है। तो पर्टिकुलर भील के कितने % लोग पढ़े हुए हैं ये कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मेरा गांव है, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जगह पे मैंने पढ़ाई करी है, वो एरिया टोटली अनुसूचित क्षेत्र है। वहाँ पे सभी लोग लगभग 90% तक आदिवासी समुदाय के हैं और भील आदिवासी समुदाय से हैं। तो उनमें मुश्किल से 10 या 15% लोग पढ़े हुए हैं और 1-2% लोग जॉब करते हैं। और जॉब लगने का सिलसिला तो ये 2010 के बाद स्टार्ट हुआ है, और उसके पहले कुछ
कुछ एक लगे हुए होंगे, यानी ये कह सकते हैं कि 100 लोगों पे एक इंसान जॉब कर रहा था 1990 के जमाने में जी। अब जाके थोड़ा सा वैकेंसीज और रिजर्वेशन और इन चीज़ों की वजह से जॉब लगना स्टार्ट हुई थी कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया की गवर्नमेंट ने सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उनका प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर किया। और उसके साथ ये हो रहा है कि अब जैसे जैसे गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो जॉब्स जो गवर्नमेंट जॉब्स होगी वो ऑटोमेटिकली कम होगी, और जब जॉब्स ही कम हो जाएगी तो वो रिटर्न से जॉब लगना बंद हो जाएगा और इस तरीके से होगा। वो हो या ना हो, उसके अलावा भी ये चीज़ हो रही कि जितना % रिजर्वेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू संविधान वो वास्तविक धरातल पर लागू नहीं है। जी 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 जी। उसके लिए आए दिन आंदोलन होते रहते हैं कि जितना रिजर्वेशन दे रखा है उतना दीजिए, लेकिन फिर भी नहीं। और जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, राजस्थान के उदयपुर संभाग के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं, कुछ जगह को छोड़ के। तो उन क्षेत्रों में वहाँ के जो लोग हैं वो अनुसूची 5 को लागू करने की डिमांड करते हैं, 6 को लागू करने की डिमांड करते हैं, पैसा एक्ट को पूरी तरह से लागू करने की डिमांड करते हैं। और सबसे बड़ी डिमांड ये है कि अगर आप हमारे क्षेत्र में ये सब लागू नहीं कर सकते हो तो फिर हमारे लिए एक अलग राज्य बना दीजिए, जिसका नाम सब लोगों ने तय कर रखा है भील प्रदेश। अगर हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते हैं या हमारा जो आरक्षण है वो ढंग से हमारे ऊपर लागू नहीं होता है और लोकसभा राज्यसभा के जो कानून बने हुए वो हम पे लागू होना बंद नहीं हो जाते हैं, तो फिर हमारे को अलग से राज्य दे दीजिए जिसमें मंत्री हमारे होंगे, हमारा प्रशासन होगा और हम जैसे चाहे वैसे जिएंगे। तो अभी इस मांग को लेकर भी काफी आंदोलन चल रहे हैं, देखते हैं सरकार किस ओर झुकती है। अगर वो किसी ओर नहीं झुकेगी तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बिलों का ये चारों सरकारों से मांग है कि हमें हमारा पृथक राज्य दे दीजिए। जी। तो लास्ट में मेरा सवाल आपसे है कि जो लास्ट में जो आपके जो आंदोलन चल रहे हैं भारत के अंदर, तो आदिवासियों का आंदोलन, एक जो संगठन ऐसा है जो आदिवासियों की हेल्प करते हैं, कोई ऐसा संगठन भी है जो हेल्प करते हैं? और अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा लास्ट सवाल आपसे कि अपना पूरा नाम और कहाँ से, किसी देशी स्टेट से हो, और कौन सा संगठन है जो आदिवासियों के लिए काम कर रहा है और हम कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं इसमें, इसके लिए बताएं थोड़ा सा। जी। राजस्थान में जो संगठन भील समुदाय के लिए काम कर रहा है, ओवरऑल आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रहा है, उसका नाम आदिवासी परिवार है। आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने कहा था कि मेरे और मेरे परिवार और आदिवासी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत जोहार। तो आदिवासी परिवार राजस्थान का संगठन है और मध्य प्रदेश से जयस काम करता है, जय आदिवासी युवा संगठन करके है। और उसके बाद गुजरात में बिलिस्तान टाइगर सेना ऐसा करके है। महाराष्ट्र का मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो ये चारों संगठन चाहते हैं कि हमें एक पृथक राज्य दे दीजिए। और मेरे ही राजस्थान के हमारे नियर के जो जिला है उस जिले से भंवर भाई परमार करके हैं जिन्होंने मिल प्रदेश की मांग की स्टार्टिंग करी थी और उनकी बात को पूरे चारों राज्यों में बहुत तवज्जो दी जाती है। अगर उन्होंने कहा है तो ऐसा होता है कि उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा, उनकी मांग है तो सही होगी। जी। तो हम अपने तरफ से क्या हेल्प कर सकते हैं आप लोगों की, जो हम मीडिया के थ्रू क्या मतलब कैसे आप लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं और कैसे हेल्प कर सकते हैं आप लोगों को? जी। अभी हमारे साथ एक सबसे बुरी चीज ये हो रही कि काफी मात्रा में आंदोलन होते हैं और हमारी संस्कृति से संबंधित भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो मीडिया है, मैंने लेख में भी लिखा था कि मीडिया पार्टियों की गुलामी कर रही है, तो वो मीडिया उन चीजों को दिखाना ही नहीं चाहती है। जी। बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, विस्तृत रूप से आंदोलन होते हैं, वो चीजें नहीं दिखाती। मीडिया केवल और केवल देश की केंद्र सरकार की तारीफ करती है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। देश का खाली एकमात्र चैनल है एनडीटीवी इंडिया, जहां थोड़ा सच दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे कि आपने सुना होगा कि 10 लोग जब एक बात बोलते हैं और एक अकेला इंसान अलग बात बोलता है, तो 10 लोगों की बात पे
ज्यादा भार होता है। तो लोग सारे ऐसे चैनल देखते हैं जहाँ पे केंद्र सरकार की तरफदारी होती है। और प्रेजेंट टाइम में देश में एक एजेंडा चल रहा है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। समाप्त हो गया है। तो ये वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल आप सभी के साथ में है, और आदिवासी परिवार को भी और आप लोगों को हमारी तरफ से सत श्री अकाल, जय जोहर। आप जुड़ने के लिए थैंक यू, आपका हमारे साथ में जुड़े जी। और आने वाले वक्त हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहें और काम करें इसके वॉइस ऑफ मानवता आपके लिए 24 आवर आपके सहयोग, आपका सहयोग देगा। थैंक यू जुड़ने के लिए, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। जुड़े रहे वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। जय जोहर साथियों, थैंक यू।